नमस्कार। कल मैंने आपको मधुर भंडारकर की हत्या की साजिश या सुपारी लेने के संबंध में इनकम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन की जो कड़ियाँ जुड़नी थीं, उनमें से एक ज़रूरी कड़ी को हरदोई से गिरफ़्तार करा के दिल्ली पुलिस मुंबई पुलिस को हैंडओवर किया था, इसके बारे में बताया। और दूसरा, कुख्यात अपराधी ज्वाला यादव, जिसका जो कार्यक्षेत्र था वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बलिया, देवरिया और बिहार में और झारखंड में, जिसका बहुत आतंक था, उसके एनकाउंटर के बारे में बताया। मैंने कल ये भी कहा था कि मैं इन एनकाउंटर से इतर कुछ बातें आपको बताऊंगा आज के लिए। मैं चूँकि सिलसिलेवार यानी डेट वाइज अपने पहले नौकरी के पहले दिन से जो हमारी पुलिस की यात्रा है, उसमें क्राइम के साथ अपने अनुभव और जो इंसिडेंट हुए हैं उनको साझा कर रहा हूँ। तो इस कड़ी में पहले मैं जिस घटना का जिक्र करना चाह रहा था, उससे पहले एक और एनकाउंटर की बात मैं बहुत संक्षेप में बता दूं। अब मैं एक एक पार्ट में दो दो तीन तीन घटनाओं का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फिर ये सिलसिला बहुत लंबा हो जाएगा और उबाऊ हो जाता है, फिर लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है और मुझे भी एक एक एपिसोड में सिर्फ एक एक घटना करने में शायद बहुत वक्त लग जाए। उस समय 2000 से शुरू होकर 2004-05 तक, यहाँ आप समझ लें 98 से लेकर 2005 तक जेल अधिकारियों पर बहुत हमले हुए और जेल अधिकारियों की हत्याएं की गईं। सबसे बड़ी हत्या मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में बार बार जिक्र किया है कि 98 में जेल अधीक्षक लखनऊ जेल श्री R.K. तिवारी की हत्या हुई थी राजभवन के सामने, और उस दिन हुई थी जिस दिन पुलिस सप्ताह चल रहा था और पूरे प्रदेश भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लखनऊ में जमा थे और राजभवन में एक कार्यक्रम में उनको शामिल होना था। उसी वक्त DM साहब के यहाँ से एक मीटिंग अटेंड करके वापस आते समय ठीक हज़रतगंज चौराहे से थोड़ा आगे श्री R.K. तिवारी की हत्या हो गई थी। उसके बाद ये हत्या का सिलसिला धीरे धीरे करके जेल के भीतर बंद जो घोर घनघोर अपराधी थे उन पे जब जब शिकंजा कसा गया, जैसे कि वो ये चाहते हैं कि जेल के भीतर उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्हें वहाँ उस ज़माने में कूलर बहुत प्रचलन में था। कूलर एक तो अलग बैरक में रखा जाए, कूलर उपलब्ध कराया जाए, घर का खाना या खाना बनाने वाले की सुविधा दी जाए, जेल का खाना नहीं खाएंगे। इस प्रोसेस में उनकी इस फरमाइश में जो आड़े आता था वो जेल के बाहर उनकी हत्या हो जाती थी। ऐसी ही एक हत्या आजमगढ़ जेल के बाहर हुई और जिनको गोलियों से मारा गया वो जेलर थे श्री दीप सागर। ये घटना हुई थी 4 अगस्त 2005 को। बहुत सनसनीखेज घटना थी। आप समझ सकते हैं कि जेल अधिकारियों का जीवन कितना दुरूह हो जाता है। भीतर और बाहर में सामंजस्य, ज़रा सा चूक हो जाए तो कैदियों के फरार होने की बात हो जाए, ज़रा सा चूक हो जाए तो उनको अदालत तक पहुंचाने और अदालत से वापस लाने में दिक्कत हो जाए, ज़रा सा चूक हो जाए तो जेल के भीतर हत्या जैसी बड़ी और संगीन अपराध की घटना भी कई एक उत्तर प्रदेश में उसी समय में घटी थी। दीप सागर को गोलियां मारी गईं, बुरी तरह घायल हुए और उनका हर संभव इलाज सरकार और जेल डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया, लेकिन 22 अगस्त 2005 को उनकी अस्पताल में मृत्यु हो गई। जिस अपराधी के ऊपर ये शक किया गया, जब विवेचना शुरू हुई, बातें धीरे धीरे खुलने लगीं, तो ये पता लगा कि इसके मारने में भीतर से एक बड़े अपराधी का हाथ है और मारने वालों में शेर उर्फ तैयब पुत्र तौहीद, जो मंचोभा गांव का रहने वाला कोतवाली आजमगढ़ का है, उसके द्वारा ये हत्या कारित की गई है। जैसे ही ये पता लगा वैसे ही इस पर उस समय का जो सबसे अधिक
इनाम रखा जाता था फरार बदमाशों पे, 20,000 रुपये वर्ष 2005 में। 20,000 रुपये आज की तारीख में ये 5 लाख रुपए के इनामी बदमाशों के बराबर है। इस पर 20,000 का इनाम रखा गया और एसटीएफ की एक टीम को सरकार की तरफ से, डीजी ऑफिस की तरफ से ये कार्य दिया गया कि आप प्रत्येक दिशा में इसका पता लगाएं, क्योंकि जेल अधिकारियों में भय का वातावरण है। जेल अधिकारी अपनी शासकीय जो उनके दायित्व हैं उनको निर्वहन करने में बड़ा भय महसूस कर रहे हैं। एसटीएफ में हेडक्वार्टर में एक टीम पूरब के लिए श्री विजय भूषण साहब के नेतृत्व में भेजी गई और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहले उसके बारे में सारी जानकारियां इकट्ठा की गई और 1 महीने के सतत प्रयास के बाद जब मैंने आपको बताया था कि हम लोग उस समय मोबाइल नंबर बेस्ड इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते थे और उसी के आधार पर अपराधियों का पीछा करते थे। हेडक्वार्टर की टीम मोबाइल के नंबर्स को अच्छी तरह से स्कैन करके और उनसे जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उसमें हो सकते हैं वो सब निकाल के, और फिर कितना भी चालाक अपराधी उस समय रहा हो जो हर कॉल के लिए अपना सेट और मोबाइल का सिम बदलता रहा हो, उसको भी ट्रैक किया गया और उसके अंजाम तक पहुंचाया गया। ऐसा ही शेरू के साथ भी हुआ। टीम ने इसको ट्रैक करना शुरू किया और फिर अंत में 5 अक्टूबर 2005 को 4 अगस्त को श्री दीप सागर पे हमला हुआ था। 22 अगस्त को उनकी अस्पताल में मृत्यु हो गई थी और 5 अक्टूबर 2005 को आजमगढ़ में ही सैयद शेरू उर्फ तैयब सन ऑफ तौहीद, इनकी पुलिस की टीम से मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ में ये 20,000 का इनामी मारा गया। ये उस समय की होने वाली घटनाओं में से एक घटना थी। मैंने आपको इसके पहले के 4-5 एपिसोड्स में ये बताया है कि किस तरह से उस समय के जो घोर अपराधी, ऐसे अपराधी जिनका बहुत आतंक एक से ज़्यादा ज़िलों में हो गया था, जो किराए पर हत्या कर रहे थे, जो बड़ी किडनैपिंग्स कर रहे थे, उनकी एसटीएफ से मुठभेड़ हुई और एक एक करके सब अकाउंट फॉर किए गए। इसके बाद जिस घटना का जिक्र मैं करना चाह रहा था, जिस घटना के बारे में मैं बता रहा था कि एनकाउंटर से इतर मैं कोई बात, कोई घटना उस समय जो घटी थी उसके बारे में बताना चाहूँगा। एक घटना हुई 26 फरवरी 2006 को। उस दिन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के समूह घ की परीक्षा थी। यह परीक्षा पूरे देश में एक साथ आयोजित की गई थी। यह परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जानी थी। पहला चरण जनवरी में हो चुका था और दूसरा चरण 26 फरवरी 2006 को आयोजित होना था। लखनऊ में इसके कुल 21 केंद्र बनाए गए थे, जिनमें बहुत बड़ी संख्या में, आप अंदाज़ लगाएं कि जब 16 लाख अभ्यर्थी समूह घ की परीक्षा में अपीयर हो रहे थे, वो भी पूरे देश से, तो लखनऊ में भी काफ़ी भीड़ भाड़ रही होगी। समूह घ के जिन पदों के लिए ये परीक्षा थी उसमें गैंगमैन, खलासी, चपरासी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इन पदों के लिए ये परीक्षा हो रही थी। सरकारी नौकरी पाना बहुत कठिन काम है, जैसा कि आप जानते हैं। तो जैसा मैं बता रहा था कि समूह घ की परीक्षा में यही खलासी, चपरासी, गैंगमैन, इन लोगों की परीक्षा होती है। और द्वितीय चरण की परीक्षा जिसमें करीबन 16 लाख लोगों को अपीयर होना था पूरे देश में, और जिसके 21 सेंटर लखनऊ में थे, वो 26 फरवरी 2006 को होने वाले थे। एक दिन पहले शाम को ही एसटीएफ हेडक्वार्टर्स पे ये सूचना मिली कि साहब कुछ लोग प्रति परीक्षार्थी 1.5 लाख रुपए का सौदा तय कर रहे हैं एग्ज़ाम पास कराने के लिए, और ये भी कि वो पहले जो कैंडिडेट हैं उनके सभी मूल प्रमाण पत्र, हाई स्कूल से लेके ऊपर जितने शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या इस तरह के जो प्रमाण पत्र हैं वो सब ले लेते हैं उनसे, और कुछ जो पैसा वो एडवांस ले सकते हैं। बाकी नियुक्ति के बाद, उनका ये कहना था कि नियुक्ति के बाद वो कहते हैं कि प्रमाण पत्र आपके
बिना उसके आप नौकरी पा नहीं सकते हैं और उसे लेने के लिए आपको 1.5 लाख से 2 लाख रुपए जैसे जिस पद पर आपका हुआ हो ऐसे देने पड़ेंगे। इस सूचना में तमाम फ़ोन नंबर्स भी मिले और उन पे काम करते करते सुबह 6-7 बजे के आसपास लखनऊ के कृष्णा नगर मोहल्ले में एक मकान नंबर था 551 घ/167 क, जो मोहम्मद असलम का था, वहाँ पे पूरी टीम गई। मैं था, जयप्रकाश थे, शाहब रशीद खान थे और सब लोग गए। वहाँ का मंजर देख के बिल्कुल 3 तल में वो 3 तल्ले का वो मकान था और उसमें हर तल में 2-2, 4-4, 6-6 लोग परीक्षा के प्रश्न याद कर रहे थे और उनको लिख रहे थे और हर जगह एक एक आदमी उनको बताने वाला था कि किस प्रश्न का कौन सा सही आंसर है। चारों तरफ से घेर के सब लोगों को वहाँ से लाया गया उठा के। उनके पास से हाथ के लिखे हुए प्रश्न पत्र की फ़ोटोकॉपी और जो उसके आंसर्स थे, जो वहाँ इंस्ट्रक्टर टाइप के जो लोग थे वो बता रहे थे, उनको भी लाया गया। पूरी पूछताछ से ये पता लगा कि बहुत बड़ा रैकेट है और जौनपुर का एक बेदी नाम का व्यक्ति इस रैकेट को चलाता है। बाद में उसको भी गिरफ्तार किया गया। बेदी सन ऑफ लेट मन्नू, निवासी कुनिया थाना जलालपुर, जौनपुर। तो ये जानकारी के बाद सबसे पहले, चूँकि परीक्षा 10 बजे से संभवतः शुरू होने वाली थी, 8, साढ़े 8 या 9 बजे के आसपास इस प्रश्न पत्र को लेके एक विशेष वाहक को, एक डिप्टी एसपी को डीआरएम लखनऊ के यहाँ उसको उपलब्ध कराया गया, उनसे रिसीव कराया गया परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले कि साहब ये प्रश्न पत्र हमें बाहर मिले हैं और इस प्रश्न पत्र को हल कराने वाले और इस रिक्रूटमेंट में थ्रू करने के लिए, पास करने के लिए ठेका लेने वाले सभी लोग गिरफ्तार हो गए हैं। डीआरएम साहब ने उसे रिसीव किया और ये भी कहा कि जब तक प्रश्न पत्र के खुलने का समय नहीं होगा तब तक ये वेरीफाई नहीं किया जा सकता। उन्होंने भी अपने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अधिकारियों से बात की। जब प्रश्न पत्र खोला गया तो प्रश्न पत्र के सभी 150 प्रश्न वही थे जो हस्तलिखित प्रश्न पत्र रेड में हम लोगों को इन लोगों के पास जो रैकेट चला रहे थे, इनके पास से मिले थे। पूरे देश में जैसे ही ये पता लगा, देश में इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। पहली बार इस तरह के एक ऑपरेशन में देश भर में रेलवे की उस परीक्षा को रद्द किया गया था और सभी चरणों की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। ये पहला मौका था जब बेदी इस रैकेट में गिरफ्तार हुआ और 2005 के बाद जो भी इस तरह से परीक्षा पास कराने के षड्यंत्र वाले जो ग्रुप्स, जो समूह, जो रैकेटियर्स, जो गैंग मिले, जैसे सीपीएमटी की परीक्षा, जैसे बैंकिंग रिक्रूटमेंट बोर्ड की परीक्षा, जैसे उस समय जो लेखपाल या सिपाहियों के भर्ती की परीक्षा, जितनी रिक्रूटमेंट की परीक्षा होती थी उन सब में चूँकि एसटीएफ को इसकी जानकारी हो गई थी और लोगों का विश्वास एसटीएफ पर बैठा था कि जो ये खराब प्रचलन है, जो खराब प्रक्रिया है, जो बच्चों के भविष्य के साथ, जेन्युइन बच्चों के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, तो ये नंबर लगा दिए जाते थे। और 2005 से लेके 2014-15 तक लगभग सभी परीक्षाओं में ये गैंग, बहुत बड़ा गैंग था। इसमें उस समय जो लड़के गिरफ्तार हुए थे उसमें सिवान बिहार का एक धर्मेंद्र कुमार, जो हुसैनगंज सिवान बिहार का रहने वाला था, संजय श्रीवास्तव जो गोरखपुर का रहने वाला था, विकास नगर में रह रहा था, मनोज मौर्य सिगरामऊ जौनपुर का रहने वाला था, इसी तरह बहराइच के रहने वाले, कुशीनगर के रहने वाले, बस्ती के रहने वाले, तमाम ऐसे लोग उस समय गिरफ्तार किए गए थे। इनका मोडस ऑपरेंडी बाद के भी एग्ज़ाम्स में, अब देखिए उस समय ये गिरफ्तार हुआ और जुडिशियल प्रोसेस में
ज़मानत पर आ गया। आते ही तुरंत दूसरा काम, अगली भर्ती परीक्षा के लिए इसने एडवांस लेना शुरू कर दिया। सीपीएमटी की परीक्षा या पीएमटी की परीक्षा, जिसमें डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन होता है, उसके लिए इसने जो तरीका निकाला, ऐसे लड़के जो तैयारी कर रहे हैं और या ऐसे लड़के जो किसी मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हो गए हैं, उनसे संपर्क करके उन्हें कुछ पैसा देके दूसरे के स्थान पे उनको परीक्षा में बैठाया जाने लगा। और बाद में ये टर्म इनका सॉल्वर टर्म बाद में ये कॉइन हुआ पुलिस के रिकॉर्ड्स में। सॉल्वर्स ये खरीद लेते थे और उन्हें अच्छा पैसा देते थे, और जिसका एडमिशन उन्हें कराना है उससे उसका 2 गुना 3 गुना पैसा ले लेते थे। और प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में ऐसे सॉल्वर्स बिठा दिए जाते थे। बेदी का काम ये था कि वो ट्रैक करता था कि इस बार कौन सा कॉलेज परीक्षा कंडक्ट करा रहा है और ये प्रश्न पत्र कहाँ छपने के लिए भेजे गए हैं। अगर उस प्रेस में वो सक्सेसफुल हो जाता, बहुत बढ़िया। अगर वो प्रेस में सक्सेसफुल नहीं होता था तो वो ट्रांसपोर्ट किस माध्यम से होते हैं जाने के लिए हेडक्वार्टर्स में, और फिर हेडक्वार्टर्स में से वहाँ पर संबंधित सेंटर पर जाने के लिए जब ट्रांसपोर्ट होते थे, उस समय इन प्रश्न पत्रों के साथ वो कुछ न कुछ छेड़छाड़ करके ये प्रश्न पत्र हासिल कर लेता था, जिसमें बेदी को महारत हासिल थी। वर्तमान में भी किसी ने मुझे 6 महीने पहले बताया था कि बेदी इस समय जेल में है। लेकिन ये पूरा गैंग बैंकिंग रिक्रूटमेंट में बाकी जितनी इस तरह से उस समय परीक्षाएं हुई हैं, सब में ये वो अच्छा उसका में इसका इतना अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया था कि लोगों को ये लगता था कि भाई पैसा ये बाद में लेगा, जब नियुक्ति पत्र आपका मिल जाएगा उसके बाद लेगा। तब तक के लिए सिर्फ ये सर्टिफिकेट ही तो रखता है, हाई स्कूल की मूल प्रतियां, इंटर की मूल प्रतियां, या जो भी हैं, जन्म सर्टिफिकेट आपका जो जाति सर्टिफिकेट है, ये सब मूल कॉपियां अपने पास रख लेता है। और आप जानते हैं कि बिना मूल प्रतियों को दिखाए हुए कहीं भी ज्वाइनिंग होती नहीं है। जब उसका हो जाता है, मूल प्रतियां उसको तब मिलती हैं जब जो पैसा तय किया गया है वो ले लेता था, उसका गैंग पूरा पैसा ले लेता था। तो इस तरह से लोगों का जो शॉर्टकट से जो अपने बच्चों को नौकरी दिलाने के लिए या अच्छे स्कूल कॉलेज में प्रवेश दिलाने के लिए जो पैसा लिए चारों तरफ घूम रहे थे, उनका विश्वास था कि अगर बेदी इस बात का कॉन्ट्रैक्ट ले लेगा तो वो हमारा काम कर देगा। इसने अपने तमाम एजेंट्स को पूरे प्रदेश में और प्रदेश के बाहर भी कई जगहों पे अपने फैला रखे थे, क्योंकि उस तारीख यानी 26 फरवरी 2006 के पहले वो कभी गिरफ्तार नहीं हुआ था। ये बहुत अचंभे वाली बात थी, बहुत जिसको कहते हैं आश्चर्यचकित करने वाली बात थी कि अभी तक ये पकड़ा नहीं गया और पता नहीं कितने लोग इस तरह से फर्जी रूप से जो उसमें संबंधित नौकरी में या प्रवेश में जिनको प्रवेश नहीं मिलना चाहिए, जो वास्तव में इसकी योग्यता नहीं रखते हैं, वो चले भी गए और हो सकता है पास आउट भी हो गए हों। इसके बाद से बराबर पुलिस की नज़र बेदी पर रहने लगी। लेकिन ये जेल में रह के भी इसके जो गुर्गे थे, कई अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके गुर्गों को भी अरेस्ट किया गया, जिनके द्वारा यही काम जो बेदी करता है वो बाहर रह के किया जाता रहा। आप अगर नेट पर सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि उस समय में 2005 के बाद से लेके 15 तक जितनी भी पेपर लीक के मामले उत्तर प्रदेश में हुए होंगे, जितने भी, उन सब में कमोबेश 1-2 को छोड़कर इसी गैंग का नाम आया होगा। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं कि चाहे इस तरह के अपराधी हों जो गैंग बनाकर जिन छात्रों में, मेहनती छात्रों में जिनके पास योग्यता है, जिनके पास मेधा है, जिनके पास दिमाग है, जिन्होंने मेहनत की है, उनको उनके प्रॉस्पेक्ट्स को ब्लॉक करके उनकी प्रतिभा को छिपा के ऐसे लोगों को जिनके अंदर ये सब कुछ नहीं है, पैसा लेकर उन्हें इस तरह से वहाँ पर जहाँ पर वो जाना चाहते हैं वहाँ पर उनको एंट्री दिला दी जाती है।
मैं जो इंसिस्ट कर रहा हूँ कि जैसे पिछले दिनों जिन अपराधियों के बारे में मैंने बताया कि 92 से 93 से 94 से लगातार हीनियस क्राइम करते रहने के बावजूद, मुकदमे लिखे जाने के बावजूद, जेल से होके आने के बावजूद उन्होंने अपने काम को बंद नहीं किया, क्योंकि उनको ये लगता था कि हम सिस्टम को कहीं न कहीं दबा लेंगे, हम सिस्टम में कहीं न कहीं लूप होल निकाल लेंगे, हम सिस्टम के लूप होल्स को जानते हैं और हम फिर वापस आके हमारा क्या होगा, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, हम एक जगह पकड़ गए, 4 जगह नहीं पकड़े गए। इसी तरह ये 2005 के बाद से बेदी ने शुरू किया था और बहुत लंबे समय तक तमाम पेपर लीक्स के मामले में वो मुलजिम रहा, गिरफ्तार हुआ और जेल गया। आप ये भी देखेंगे कि 2015 के बाद से इस तरह से संगठित गिरोहों द्वारा बड़ी संख्या में पैसा लेकर इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में या जो नौकरी के लिए जो परीक्षाएं होती थीं, उन सब में अपेक्षाकृत पहले से पेपर लीक के मामले बहुत कम आए हैं। हर एक बार ये सॉल्वर्स, पहले तो ये देखिए उस समय व्हाट्सएप नहीं थे, कोई साधन नहीं था, तो ये फ़ोटो कॉपी करके ये जहाँ से मंगाते थे उसको ट्रेवल करके ले आते थे। उसे मेल का भी उतना प्रचलन नहीं था, मौके तक पहुँचाते थे, वहाँ फ़ोटो स्टेट कॉपी की दुकान पे इसका प्रिंट निकलवाते थे। पहले ऐसा होता था कि बोर्ड के एग्ज़ाम या बाकी किसी एग्ज़ाम में सवेरे सवेरे पुलिस की ड्यूटियाँ नकल रोकने के लिए फ़ोटो स्टेट कॉपीयर्स की दुकानों पे लगाई जाती थी कि ऐसा तो नहीं है सवेरे कोई आंसर्स फ़ोटो कॉपी कराने ले आए, कोई क्वेश्चन पेपर फ़ोटो कॉपी कराने ले आए। ये पूरे प्रदेश में होता था, क्योंकि उसके अलावा दूसरा कोई साधन नहीं था इसके स्प्रेड को रोकने के लिए। सपोज़ करिए किसी को एक प्रश्न पत्र मिल गया और उसे वो 2-2 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख में बेच रहा है, तो वो फ़ोटो कॉपी ही कराएगा और कहीं न कहीं ये फ़ोटो कॉपी कराई जाएगी। तो उसके बारे में स्थानीय पुलिस सतर्क रहती थी कि फ़ोटो स्टेट्स की जो दुकानें हैं और कहीं-कहीं जहाँ बहुत बड़ी संख्या में शहरों में दुकानें थीं, वहाँ पहले से ही जाके फ़ोटो कॉपी की दुकानों को बंद करा दिया जाता था कि एग्ज़ाम शुरू होने के 1 घंटे बाद ही आप खोल पाएंगे, उसके पहले आप फ़ोटोकॉपी की दुकानें नहीं खोलेंगे और अगर दुकानें खुली हुई मिल गई तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अब इनका सब मोड बदल गया है। अब तो ये आपने सुना होगा ब्लूटूथ के माध्यम से डिक्टेट आंसर किए जाते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से पेपर सर्कुलेट हो जाते हैं, देश के एक कोने से दूसरे कोने में ये सर्कुलेट हो जाते हैं और जिसको उसके वो मिल जाता है वो उसका प्रश्न पत्र का हल भी थोड़े समय में निकाल लेता है और कभी-कभी तो पूरी की पूरी आंसर की भी व्हाट्सएप पर पकड़ी गई हैं और इसीलिए पिछले कम से कम 5-6 सालों में 6 सालों में कम से कम एग्ज़ाम का मोड बदला है। आपको मोबाइल फ़ोन भीतर ले जाने की इजाज़त नहीं है, चाहे बड़ा एग्ज़ाम हो चाहे छोटा एग्ज़ाम हो। ब्लूटूथ या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की इजाज़त नहीं है। अब प्रवेश पत्रों में ही पीछे लिखा होता है कि किसी तरह की कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उस समय अनुमन्य नहीं होगी। बोर्ड्स की परीक्षा में तो यहाँ बहुत और बड़े कदम उठाए गए हैं। सीसीटीवी लगवा दी गई है कक्षाओं के भीतर जहाँ परीक्षा होती है। मैं ये नहीं कह सकता कि इससे 100% नकल को रोका जा सका है, लेकिन फिर भी 90 से ज़्यादा फीसदी इसको रोक लिया गया है। परीक्षा केंद्र के भीतर सिर्फ जो कक्ष निरीक्षक को भी अलाउ नहीं करते हैं, जो पूरे सेंटर का इंचार्ज होता है वही मोबाइल फ़ोन रख सकता है। तो इस तरह से उस समय उस पीरियड में इस तरह से पेपर लीक करा के और बहुत प्रतिभाशाली लड़कों के साथ अनर्थ हुआ और उनके प्रॉस्पेक्ट्स उनका जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ किया गया। धीरे धीरे जब ये बातें पता लगीं, इसको रोकने में कोई 10 साल ज़रूर लगे, लेकिन अब परीक्षाओं की सुचिता पहले से ज़्यादा अच्छी है और पहले से ज़्यादा जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं जिनके बारे में देखिए, प्रतिभा को कभी आप छिपा नहीं सकते। प्रतिभाशाली बच्चा है, उसका टीचर भी जानता है पढ़ने में तेज़ है, मोहल्ले के लोग भी जानते हैं कि पढ़ने में तेज़ है, उसके साथ के लोग जानते हैं कि पढ़ने में तेज़ है।
और जब कभी ऐसे आदमी का सिलेक्शन किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन में या किसी इस तरह की रेलवे या बैंकिंग रिक्रूटमेंट बोर्ड में हो जाता है तो लोग ताजुब करते हैं कि इसका कैसे हो गया और फलां का कैसे नहीं हुआ। तो प्रतिभा की मान्यता सब जगह है, समाज में भी है और इंस्टीट्यूट में भी है, स्कूलों में भी है, सब जगह है। तो अब ये अपेक्षाकृत कम हुआ है। जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो करप्शन था या यूं कह लें कि जो एक संगठित अपराधियों का गिरोह किसी एक व्यक्ति से मिलकर पेपर आउट करा के और फिर उसको खुले बाज़ार में बेचता था, ये अब बहुत कम हो गया है और अब इस तरह की वारदात बहुत कम सुनने में आती है। जो भी हाईटेक नकल के मामले सामने आए हैं वो सब अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से आए हैं। इस तरह से मैंने आपको आज मैंने ये बताया था कि मैं जो ये एनकाउंटर्स हैं उससे इतर ये बात बताऊंगा, कुछ बातें बताऊंगा जो उस समय एसटीएफ ने की थी। एसटीएफ ने एक स्टैंडर्ड स्थापित किया और उसके बाद से मुझे याद नहीं है कि 20 या 25 ऐसे मामले उजागर हुए जहां पर एक संगठित गिरोह द्वारा प्रश्न पत्र को लीक कराया गया था। इससे एसटीएफ का मान बढ़ा और इसके प्रति लोगों की श्रद्धा भी बढ़ी। तमाम रिक्रूटमेंट बोर्ड्स अब परीक्षा प्रारंभ कराने के पहले फॉर्मली हमारे डीजीपी साहब के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि एसटीएफ को लगा के ये चेक कर लिया जाए कि इसमें किसी तरह की नकल न हो या कोई संगठित गिरोह किसी सॉल्वर को बिठा के और ये इसमें कोई इस सिस्टम में कोई भेद न कर सके। अब उससे भी एक कदम आगे सुरक्षा की बात हो गई है। तमाम एजेंसीज़ हैं जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस, ये तमाम सरकारी जो रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं वो कंडक्ट कराते हैं। वो एग्ज़ाम के समय आपका अंगूठे का निशान जो इलेक्ट्रॉनिकली लिया जाता है वो ले लेते हैं। आपके हर स्टेप पर उस अंगूठे के मिलान का जो डाटा बैंक है उससे आपके अंगूठे या उंगलियों के निशान को मिलाया जाता है। जब आप जब आप फॉर्म भरते हैं तब, जब आप एग्ज़ाम देने आते हैं तब, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब और जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तब। ऐसे में इतने कठिन, इतने कठोर सुरक्षा घेरे को भेदना, हालांकि तब भी एक आध केसेस ऐसे मिल जाते हैं जो इस घेरे को भी भेद लेते हैं। और अब उन्होंने भी एक तरीका जो वैक्स का प्रिंट निकालना, प्लास्टिक और वैक्स के प्रिंट निकाल लेते हैं, उससे छिपा के और अंगूठे के निशान को टैली करा लेते हैं। लेकिन ये बहुत कम है, ये 0.1% से भी कम है। जो पहले 30 से 35% तक लोग घुस जाते थे इस तरह के परीक्षा तंत्र में सेंध लगाकर, वो अब नीचे आकर वो 0.1% तक आ गया है। आशा है आप लोग इस जो ये तरीके हैं इनसे आप भली भांति भिज्ञ होंगे, क्योंकि ये बराबर अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से फलां गैंग पकड़ा गया, फलां गैंग पकड़ा गया, इतने सॉल्वर पकड़े गए, इस तरह की बातें बराबर समाचार पत्रों में आती रहती हैं। तो आप ऐसे किसी व्यक्ति को जो आपको एग्ज़ाम पास कराने का ठेका ले ले, जो आपको किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलाने का ठेका ले ले, उससे दूर रहें और आप ये समझें कि ये बिल्कुल फ़र्ज़ी बात कर रहा है। अब इस तरह की बातें सिस्टम में नहीं हैं, और ख़ासकर तब से जब हमने टेक्नोलॉजी का सहयोग लिया है। टेक्नोलॉजी के सहयोग लेने से परीक्षाओं में भी, हर तरह की परीक्षाओं में भी बहुत सुधार हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।